नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौरव एजुकेशन हब पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसके पहले हमने जो आपको बताया है हिमालय तंत्र की नदियों में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो ये जो हिमालय तंत्र की नदियाँ जो समाप्त हो चुका है, तो हमने आपसे कहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आज हम उसी को लेकर हाजिर हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो मित्रों इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है, एक की आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो इनको भी हमने दो भागों में बांट रखा है, एक खंभात की खाड़ी में गिरने वाली और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपना टॉपिक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो मित्रों पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कि हिमालय तंत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में थोड़ा सा अंतर क्या है। तो पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जब आपको बता रहे थे हिमालय तंत्र की नदियाँ, तो हिमालय तंत्र की नदियाँ क्या क्या करती हैं। हिमालय तंत्र की नदियाँ झीलों का निर्माण करती हैं, विसर्प बनाती हैं और वो नदियाँ क्या होती हैं, युवा होती हैं, यानी कि उनका जो बहाव क्षेत्र है अधिक होता है और वो नदियाँ जो है लंबी भी होती हैं, यानी कि लंबी लंबी नदियाँ जो होती हैं, जिसमें आपका सिंधु नदी देखा होगा आपने 2880 उसके बाद किलोमीटर, उसके बाद आपने ब्रह्मपुत्रा को देखा होगा आपका 2900 किलोमीटर, उसके बाद गंगा को देखा होगा आप लोगों ने 2525 किलोमीटर। तो जो हिमालय तंत्र की नदियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उनका अपवाह क्षेत्र भी बड़ा होता है और वो नदियाँ युवा होती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियों में विसर्प का अभाव होता है और झील वो नहीं बनाती हैं। दूसरी बात, और ये नदियाँ जो होती हैं अरब सागर वाली बेसिकली जो नदियाँ होती हैं वो आपका डेल्टा भी नहीं बनाती हैं, और इधर की जो नदियाँ होती हैं वो सदाबहार भी नहीं होती, यानी प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ हैं वो आपके सदाबहार नहीं होती, हर समय उसमें पानी नहीं होता। लेकिन हिमालय तंत्र की नदियों में आपने देखा होगा कि उसमें हर वक्त पानी रहता है, क्योंकि उसके रिसोर्स दो होते हैं, एक वर्षा का जल और जो पहाड़ों पर बर्फ जमा होता है वो भी आपके जल का भी काम करता है हिमालय तंत्र की नदियों में। तो ये जो रीजन होते हैं और थोड़ा अंतर होते हैं आपके प्रायद्वीपीय नदियों में और हिमालय तंत्र की नदियों में। तो आइए चलते शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक हम लोग। इसमें मित्रों जो है हम बात करने वाले हैं नदियों के बारे में और उनके उद्गम स्थल के बारे में और उनके मुहाने पर बसे शहर के बारे में। तो पहले हम नदियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कितनी नदियां हैं। तो उसमें पहली जो नदी होती है आपकी लूनी, उसके बाद साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा बेली और भरतपुछा पेरियार। तो ये जो नदियां इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, उद्गम स्थल क्या क्या उनका है, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो पहले लूनी नदी है मित्रों। तो जो लूनी नदी है आपके तो राजस्थान के अरावली से निकलती है, उसके बाद आपके सांभर झील होते हुए, यानी कि होते हुए राजस्थान से अरावली से निकलती है और सांभर झील से होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है। मित्रों ये छोटी नदियां होती हैं और इसका अपवाह क्षेत्र भी बहुत छोटा है और इसकी ऊर्जा भी कम है, यानी कि गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। इतनी शक्ति नहीं होती है कि अपने जल को आपके खंभात की खाड़ी में लेकर जा पाए। तो ये क्या करती है, अपने जल को कच्छ के रण में ही छोड़ देती है। और कच्छ का रण कैसा इलाका है आप जानते हैं कि वो दलदली इलाका है, यहाँ पे गड्ढे पाए जाते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले। तो आइए अगला चलते हैं हम लोग। तो अगला आपका जो नदी होगा आपका साबरमती, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी पर दो शहर बसे हुए गुजरात के, गांधीनगर और अहमदाबाद और गांधीनगर जो है आपके शरावती नदी पर साबरमती पर बसे हुए हैं। आगे चलते हैं मित्रों। तो अगला जो नदी होगी आपकी, अगली नदी आपकी माही नदी होती है। इसकी विशेषता यह है कि यह पहले तो विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से निकलकर क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो भारत की एकमात्र नदी है माही जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। विश्व के स्तर पर देखा जाएगा मित्रों, तो विश्व के स्तर पर दो नदियां हैं आपके, एक आपका कांगो और एक आपका लिम्पोपो। तो ये जो दो नदियां हैं, अब देखिए कांगो नदी क्या करती है, विषुवत रेखा को दो बार काटती है। याद रखेंगे
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये जो दोनों नदियां हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, और कांगो विषुवत रेखा को 2 बार, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार, और माही भारत में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इससे प्रश्न बनते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला चलते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को आप जानते हैं कि ये रिफ्ट घाटी में बहती है और मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक से निकलती है। देखिए अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक सोन और एक नर्मदा। तो सोन नदी क्या करती है, सोन ढलान के अनुरूप बहती हुई चली जाती है, गंगा से मिल जाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदी हो जाती है आपकी सोन। लेकिन वहीं से निकलती है आपकी नर्मदा, जो कि अपने ढलान के विपरीत बहती है, यानी कि विपरीत दिशा में बहती हुई खंबा की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कौन सी नदी आपकी, नर्मदा नदी। और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, और दक्षिण भारत की दृष्टि देखा जाएगा तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अरब सागर से पूछेगा तो आपकी पहली सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद इसी पर आपके यानी कि नर्मदा नदी के तट पर ही 2 आपके जलप्रपात हैं, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जो जलप्रपात है आपके नर्मदा नदी के तट पर ही है। आगे चलते हैं मित्रों, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी है आपके महादेव पहाड़ी के बैतूल से निकलती है, और यहाँ से बहती हुई आपकी आती है खंभात की खाड़ी में, और खंभात के इसी के मुहाने पर एक आपका शहर बसा हुआ है सूरत। तो सूरत किस नदी के मुहाने पर है, तो ताप्ती नदी के मुहाने पर है। तो इसके बाद इसी नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, उकाई और काकरापारा, जो कि विद्युत परियोजना है आपके गुजरात के। तो गुजरात की 2 परियोजनाएं उकाई और काकरापारा किस नदी पर है आपके, ताप्ती नदी पर। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। तो देखिए 4 नदी पूछा जाता है प्रश्न कि वो कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो 4 नदियां हैं, आप क्रम वाइज भी याद रखें, क्रम भी पूछ देता है कभी कभी। तो क्रम ये इस प्रकार है आपका, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। तो ये जो 4 नदियां आपके खंभात की खाड़ी में गिरने वाली हैं। लूनी तो आप जानते हैं, कचकरण में जानते हैं, किसी भी खाड़ी में या किसी भी सागर में नहीं गिरती है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इधर देखिए आप पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो जो सह्याद्री है, आपने देखा होगा कि ये जो आपका सह्याद्री वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा हाइट पर, ऊंचाई पर है। तो जितनी भी नदियां निकलती हैं आपकी चली जाती है, इधर कुछ चली जाती हैं, जिसमें आपकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बैगाई, ये सब नदियां जो है आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इधर से कुछ नदियां निकलती हैं, जिसमें आपका मांडवी, जुआरी, शरावती और गंगा वैली और भरतपुछा, जो पेरियार, जितनी भी नदियां हैं आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो देखिए ये जो नदियां हैं ये सदाबहार नदियां होती हैं, क्योंकि इधर देख रहे हैं आप, तो ये जो पहाड़ी है और इधर से जो मानसून बनता है इस पहाड़ी से टकरा कर बरसात हो जाता है, इस वजह से ये नदियां होती हैं सदाबहार होती हैं। और उसके बाद इधर वाले क्षेत्र में जो पानी रिसाव की रहता है, रिस के अंदर की तरफ चला जाता है, तो ग्रीष्मकालीन में वो पानी रिस कर नदियों में आ जाता है। तो ये जो नदियां हैं सदाबहार हो जाती हैं, इधर वाली नदियाँ। इसमें देखिए एक नदी आप देख रहे हैं सदाबहार, जो शरावती नदी है, शरावती नदी है मित्रों। इसी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग गरसोप्पा, और महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेगा भारत का, तो आपका जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी है। और सबसे ऊंचाई पर अगर बात करेगा तो उसका नाम है आपका पुच्चिकल क्यों है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसको मिटा देते हैं। तो जो सबसे ऊंचाई पर स्थित उसका नाम है पुच्चिकल। सबसे ऊंचा आपका जोग और गरसोप्पा। अगर विश्व के स्तर पर देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित आपका एक देश है वेनेजुएला, वहां पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात है। तो इधर से जो नदियां होती हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्या करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है एकदम पूरा खड़ा है। खड़ा का मतलब एकदम कगार जैसा होता है, कोई ऐसा प्लेन लैंड जैसा नहीं है कि नदियाँ जाए और वो आराम आराम से, ऐसा कुछ नहीं होता है। नदियाँ आती हैं और धड़ाम से इसमें गिर जाती हैं, तो इसको समय नहीं मिल पाती वो डेल्टा का निर्माण करें, तो इससे जो नदियाँ होती हैं वो एक्चुअली बना देती हैं। तो मित्रों ये तो आप अभी आपने देखा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।